ओके, तो ये हमारा यूनिट 3 का हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 ओके। देखिए यूनिट 3 में जो सोशल केस वर्क मेथड हम पढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल केस वर्क? वह होता है जिसमें किसी एक विषय पर डीपली से उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके चाहे वो कोई विषय हो सकता है या कोई व्यक्ति के ऊपर भी हो सकता है। ओके, तो किसी व्यक्ति या जो है विषय पर स्टडी सोशल केस वर्क। सी देखिए सोशल केस वर्क हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि किसी भी इंडिविजुअल की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए सोशल केस वर्क मेथड यूज़ किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा। अभी अब डिफरेंट मेथड्स, जो कुछ डायरेक्ट मेथड हैं जिसको हम प्राइमरी मेथड बोलते हैं, कुछ सेकेंडरी मेथड हैं। इसी प्रकार से ये हमारी जो 6 मेथड हैं उनको हम यूज़ करते हैं इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सेटिंग। जैसा स्कोप होता है उसके बेसिस पे मल्टीपल मेथड भी यूज़ किए जाते हैं सोशल वर्कर के द्वारा व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग एनी पर्टिकुलर मेथड टू help any individuals or the community or the group, or if they want to do some kind of study or research, so they use different method in a different setting. तो सोशल केस वर्क वो मेथड है जहाँ पर हम किसी भी इंडिविजुअल की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए या उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए भी यूज सोशल केस वर्क। ओके, फिर धीरे धीरे अगर हम बात करें सोशल केस वर्क का कि उसका जो दायरा है, जो स्कोप है बढ़ता गया, और जिस प्रकार से जो साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत सारा इन्फ्लुएंस सोशल केस वर्क मेथड पे पड़ा। इसका मतलब है कि सोशल केस वर्क जो है वो बाकी डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ करना स्टार्ट किए। ओके, जैसे कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी पर्सनालिटी को समझना है, ठीक है, उसके कंडक्ट को अंडरस्टैंड करना है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से क्यों व्यवहार कर रहा है, उसका इस प्रकार का एक्शंस क्यों है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, समझना, उसका काम सोशल केस वर्क के मेथड से हम यूज़ करके उसको समझ सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उसके जो चैलेंजेस है या जो प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सोशल केस वर्क इवॉल्व हुआ, या जो मेथड है वो डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ बाय द साइकोलॉजी, बाय द साइकेट्री। इसमें जो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक है आपका डायग्नोस्टिक स्कूल और दूसरा है फंक्शनल स्कूल। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्कूल को? एनीवन? ये तो हिंदी का, इसमें हिंदी ही लिख गया। आई थिंक इसको निदानात्मक स्कूल बोलेंगे और ये क्रियात्मक फंक्शनल अप्रोच होगा। जो हिंदी वाले होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के मेथड, 2 प्रकार के जो स्कूल ऑफ थॉट है ये डेवलप हुए, ये एमर्ज हुए, जिसका हम यूज़ करते हैं सोशल केस वर्क मेथड में। जब भी कोई सोशल वर्कर इस मेथड का यूज़ करता है तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट के माध्यम से वो किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, या वो प्रिंसिपल यूज़ करता है व्यक्ति की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, या उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, या उसको डायग्नोसिस करने के लिए। ओके, 2 प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट है। पहला है आपका डायग्नोस्टिक स्कूल और दूसरा है फंक्शनल स्कूल। इन दोनों को एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को देखा जाता है उस नज़रिए से, उस स्कूल ऑफ थॉट से, और कैसे उसको हैंडल किया जाता है, उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। सो वी स्टडी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। द फर्स्ट वन इज़ द डायग्नोस्टिक एंड सेकंड दैट इज़ द फंक्शनल अप्रोच। इज इट क्लियर यहाँ तक? बताइए, बोलते जाइए आप लोग। ओके ओके, ठीक है। तो एक एक करके पहले अंडरस्टैंड करेंगे। पहला जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ द डायग्नोस्टिक स्कूल। डायग्नोस्टिक स्कूल, तो ये जो स्कूल है ये इन्फ्लुएंस है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। आप लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा होगा, बहुत सारी थ्योरी हैं। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी जो है साइको एनालिसिस। व्हाट इज़ द साइको एनालिसिस थ्योरी एनीवन? उससे इंस्पायर या बोल सकते हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड है, इन्फ्लुएंस बाय दिस थ्योरी। और सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है साइको एनालिसिस है उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस है, और इसको डेवलप किया गया मैरी रिचमंड के द्वारा। और भी बाकी डिफरेंट कंट्रीब्यूटर, उनका नाम लिख देंगे। उनकी जो बुक थी, क्या नाम था उसका? सोशल डायग्नोसिस, बिल्कुल करेक्ट है, 1917। इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने फर्दर
इस डायग्नोस्टिक स्कूल में कंट्रीब्यूट किया, या इस जो अप्रोच है इसको यूज़ करते हुए फर्दर उन्होंने स्टडी किया, दैट इज़ मैरियन कैनवर्दी, गॉर्डन हैमिल्टन एंड दैट इज़ द बेर्था रेनॉल्ड्स। ठीक है, ये 3 नाम और हैं, इनको भी लिख लेना। इनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, बट मोस्टली एग्ज़ाम में जो आएगा वो आपका मैरी रिचमंड के द्वारा ही इस स्कूल ऑफ थॉट को डेवलप किया गया, और जो कि आधारित है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी। यूनिट 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज दिस साइको एनालिसिस थ्योरी, एनीवन? इसको थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं, अब अगर याद आ जाएगा, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। या थेरेपी भी कई प्रकार से यूज की जाती है, तो थेरेपी भी हम पढ़ रहे होते हैं, साइकोएनालिसिस थेरेपी या पर थ्योरी। इसका मतलब देखिए, इस थ्योरी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है ना, या सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो शेप होता है 2-3 चीज़ों से। एक तो होता है कि बोलते हैं कि बचपन का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से कि जन्म से लेके 3 साल तक बच्चा जो अनुभव करता है, जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसके आसपास के सराउंडिंग में, वो कहीं न कहीं फ्यूचर में उसकी जो पर्सनालिटी बनती है उसको काफ़ी प्रभावित करता है। तो बचपन में ही जिस प्रकार से उसकी नर्चरिंग केयर होगी, उसको सिखाया पढ़ाया जाएगा, उसी प्रकार से उसका फ्यूचर का जो बिहेवियर होगा, उसका जो कंडक्ट होगा, उसकी जो पर्सनालिटी होगी, कहीं न कहीं वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ओके, दूसरा उन्होंने बताया अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो डेवलप होती है। ठीक है, तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो थ्योरी उनके सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के थे, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के, एक तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जिसके माध्यम से व्यक्ति का पर्सनालिटी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड के जो हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, वो कहीं न कहीं हमारी पर्सनालिटी को, हमारे बिहेवियर को, हमारे स्वभाव को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इन अ पॉजिटिव और द नेगेटिव डायरेक्शन। और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो होती है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनालिटी में। तो ये मैन क्रैक्स है उनकी थ्योरी का, डिटेल आप लोग उसमें वीडियो में देख लेना। और जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने बताया। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितने प्रकार का होता है, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एनीवन? बिल्कुल 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं हाँ चेतक मन, दूसरा होता है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस बोलेंगे, या इसको प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धचेतक मन। तीसरा होता है अनकॉन्शियस, अचेतन की अवस्था। ठीक है, तो ये तो उन्होंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बताए थे। इसके अलावा जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है, जो मैं बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी की जो स्ट्रक्चर है, उसमें इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए। एक तो था आपका इद, दूसरा था ईगो, और तीसरा सुपर ईगो। ठीक है, और भी इनकी एक जो अप्रोच थी जिसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपने देखा होगा वीडियो में। उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी कितने प्रकार की जो है डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं जिसके माध्यम से अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को या कन्फ्लिक्ट को, जो बिहेवियरल कन्फ्लिक्ट या किसी प्रकार की, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं उससे निकलने के लिए। तो कई प्रकार का वो चर्चा की है। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार से डिफेंस जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी साइको एनालिसिस से। तो ये ब्रीफली मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या थ्योरी है, वो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। और मैरी रिचमंड के द्वारा इस थ्योरी को डेवलप किया गया। उनकी जो बुक थी, किताब थी सोशल डायग्नोसिस, उसमें इन्होंने चर्चा की। और बाकी जो कंट्रीब्यूटर हैं इस थ्योरी में, इस स्कूल ऑफ थॉट में, ये आपके तीनों के नाम मैंने लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे क्या क्या इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, कैसे डायग्नोसिस होता है, इस अप्रोच के यूज़ करके कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, वो चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो जो इसके मेन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, पहला तो है कि
डायग्नोसिस कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक अप्रोच या डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को, जो क्लाइंट है, इसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, कभी कभी इसको हेल्प सीकर बोलते हैं। ठीक है, कई प्रकार के नाम होते हैं, डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसको यहाँ पर उसको एज ए यूनिक हम समझते हैं। यूनिक का मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, और जैसे कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसका जो सिविरिटी लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा, हर एक व्यक्ति अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि व्यक्ति की जो इंडिविजुअलिटी है, जो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, उस इंडिविजुअलिटी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस जो होता है उस इंडिविजुअलिटी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, 1 सेकेंड। उस इंडिविजुअलिटी को अंडरस्टैंड करना। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी को, वो इस अप्रोच में, स्कूल ऑफ थॉट में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। कैसे व्यक्ति के उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। हर एक व्यक्ति अलग होता है, विशेष होता है, उसकी प्रॉब्लम भी अलग होगी। भले ही चाहे मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, चारों की प्रॉब्लम एक ही प्रकार की है मतलब, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। व्यक्ति का जो प्रॉब्लम का सिविरिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है ना, उसका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति को विशेष समझना, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना उसी प्रकार से, और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको अंडरस्टैंड करना, ये मेन फोकस होता है, प्रिंसिपल होता है, दैट वी फॉलो इन डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। क्लियर है। तो डायग्नोसिस करने के लिए पहले व्यक्ति को हमको विशेष रूप से या यूनिक कंसिडर करना पड़ता है, समझना पड़ता है उसकी ओवरऑल सोशल लाइफ को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं उसको समझना, उसकी पर्सनल लाइफ को अंडरस्टैंड करना, ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है हमको डायग्नोस्टिक अप्रोच के अंदर। क्लियर है। तो एग्ज़ाम में अगर जो आएगा तो उसको आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो अप्रोच है ये फोकस करती है व्यक्ति की जो विशेषता है या उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, देन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए हमारा फोकस होता है व्यक्ति की किस प्रकार से जो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म है, जिसको कोपिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या उसकी जो कैपेसिटी है क्लाइंट की, क्लाइंट की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म को बेहतर करना, इम्प्रूव करना, सो दैट कि वो बेहतर तरीके से अपने आप को कोप अप करा पाए डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ। सो उसके लिए कई प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं। सोशल थेरेपी है, ठीक है, साइकोथेरेपी है। सोशल थेरेपी क्या होती है एनीवन, इसके माध्यम से वी कैन ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसकी जो हेल्थ कंडीशन अगर खराब है तो उसको ठीक कर सकते हैं, या कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उसकी वेलबींग को हम ठीक कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट या मेथड, जैसे कि इमोशनल रिलीज या सपोर्ट करना, उसको गाइड करना, हेल्प करना, है ना, इंकरेजमेंट, ये सभी की सभी टेक्निक यूज की जाती हैं इन दिस मेथड। सोशल थेरेपी होता है, साइकोथेरेपी है। क्या होता है सोशल थेरेपी एनीवन। देखिए, सोशल थेरेपी का मतलब होता है कि ग्रुप, जैसे कि ग्रुप बनता है ना, ग्रुप बेस्ड एक अप्रोच है जिसमें छोटा सा ग्रुप रहेगा, उसमें किस प्रकार से व्यक्तियों की जो इमोशनल स्टेट है, प्रेजेंट अवस्था है या साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ग्रुप एक कलेक्टिव अप्रोच के माध्यम से, वो सोशल थेरेपी बोला जाता है। ग्रुप के अंदर रिलेशन बनाना, एक ग्रुप डायनेमिक्स तैयार करना, आपस में इंट्रोक्शन करना, वो जनरली बड़े स्केल पे की जाती है सोशल थेरेपी, जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट है या ग्रुप है बड़ा सा। तो ये अप्रोच यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं इस मेथड में। या साइकोथेरेपी भी होती है। साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, इंट्रोक्शन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर और पेशेंट होता है, तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल वे में एक दूसरे से बात करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना, उनके व्यक्ति के जो थॉट हैं, उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो बिहेवियर है, उसको समझना, उसको कंडीशन को समझना, ये अप्रोचेज हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर। बोलिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, एक स्कूल जाता हुआ बच्चा है। हाँ, बोलिए बोलिए।
सॉरी, देखिए सोशल थेरेपी हमारा फोकस होता है ग्रुप पर, कि ग्रुप को कैसे हम बनाएं बेहतर, एक ग्रुप एंगेजमेंट पर फोकस होता है। साइकोथेरेपी जो होती है वो टॉकेटिव थेरेपी है, बहुत ही एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है जिसमें वन टू वन इंटरेक्शन हो सकता है एक क्लाइंट और सोशल वर्कर का। लेकिन जो सोशल थेरेपी है ग्रुप अप्रोच है, एक कलेक्टिव अप्रोच है। इस ग्रुप में हम कोशिश करते हैं ग्रुप की डायनामिक कैसे बेहतर करना, या कम्युनिटी इंगेजमेंट पर फोकस होता है ना। और जो आपका साइकोथेरेपी है वो एक काइंड ऑफ वन टू वन इंटरेक्शन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट है, ठीक है, और एक ग्रुप है पेशेंट का, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनको बाहर से हेल्प मिल रहा है, लेकिन वो हमारा सोशल थेरेपी कहलाएगा। ओके, जैसे आपने कुछ पूछा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये काइंड ऑफ अप्रोच है जो कि वन टू वन इंटरेक्शन है। क्लियर? ठीक है। सच फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल ले सकता हूँ। कोई बच्चा है, ठीक है, स्कूल जाता है वो बच्चा है, तो अगर किसी प्रकार का भी एक मेंटल या बोल सकते हैं बिहेवियरल इशू है, तो जो बिहेवियरल इशू हो सकता है इस बच्चे का, दैट कैन बी अ मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, तो एज ए सोशल वर्कर अगर हम इस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, इस स्कूल को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस में, सोशल केस वर्क मेथड में, तो हमारा फोकस होगा कि किसी भी बच्चे का अगर बिहेवियर एब नॉर्मल बिहेवियर है तो उसका कारण मल्टीपल हो सकते हैं। फैमिली फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, बच्चे के बैकग्राउंड को जानना, उसकी प्रेजेंट टाइम में जो इमोशनल स्टेट है, जो मानसिक अवस्था है, इमोशनल अवस्था है, वो क्या है उसको समझना, उसको अटेंड करना, फैमिली बैकग्राउंड को जानना, अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो पीयर ग्रुप है, फ्रेंड है, उसको समझना, ठीक है। तो ये जो अप्रोच होती है, यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि ओवरऑल जो उसकी नेबरहुड है, उसको जो एनवायरनमेंट है और उसकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको समझना। ओके, पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, तभी हम बेहतर तरीके से इस चाइल्ड की इमोशनल वेलबींग को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन दिस अप्रोच यहाँ पर हम मल्टीपल तरीके से मल्टीपल चीज़ों को देख रहे होते हैं, बच्चे के बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं, फैमिली के इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं, उसकी जो प्रेजेंट अवस्था है उसको देख रहे होते हैं, पहले क्या था, क्या स्थिति उसकी पहले, उसको देख रहे होते हैं। तो ओवरऑल हम इस डिफरेंट सेशन के माध्यम से, डिफरेंट थेरेपी के माध्यम से उसकी बच्चे की ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अप्रोच। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये हमारा पहला अप्रोच था, इसको बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक मैथ स्कूल। अब हम बात करेंगे दूसरा क्या है, फंक्शनल स्कूल। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंक्शनल स्कूल, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग PY को डिस्कस करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से कई क्वेश्चन डेवलप हुए हैं, और इसके क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी फर्दर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो ओवरऑल आपको कंसेप्ट क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। ओके, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, एनीवन? बताइए। सर मैं लेट क्लास ज्वाइन की हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से टॉपिक नहीं, हम लोग यूनिट स्टार्ट नहीं किए हैं। यूनिट तो आपको ही पढ़ना है, कंटेंट तो मैंने दिया हुआ है पूरा। यहाँ पर हम लोग कुछ टॉपिक जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए उनको कवर करेंगे, और बाकी जो फर्दर आपके डाउट रहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑफकोर्स ये यूनिट 3 का पार्ट है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं उसमें। देखिए आप PY को देखेंगे तो उसमें कई बार, कई 2-3 साल में आप देखा होगा ये फंक्शन अप्रोच से क्वेश्चन आया हुआ कि ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया, एनीवन? जेसिका टॉफ के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ओके, कुछ बुक्स में नाम लिखा है, मतलब उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया उनके जो फैकल्टीज़ थे, मेंबर्स थे, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, जेसिका टॉफ इनके और साथ में कलीग्स, इनके द्वारा इस थ्योरी को डेवलप किया गया। ये फंक्शनल अप्रोच है, ठीक है।
और जैसे कि मैंने बताया कि जो डायग्नोस्टिक अप्रोच थी उसको जो उसका आधार था, जिसके बेसिस पे थ्योरी डेवलप हुआ, जो अप्रोच डेवलप हुआ, दैट इज सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, साइकोएनालिसिस थ्योरी। इसी प्रकार से जो फंक्शनल अप्रोच है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ओटो रैंक की थ्योरी थी, पर्सनालिटी थ्योरी। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बिल। क्लियर? तो ये जो फंक्शनल अप्रोच है ये दैट इज बेस्ड ऑन द ओटो रैंक थ्योरी। ओटो रैंक की थ्योरी इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ विल। उस पर आधारित ये फंक्शनल अप्रोच है। अब ओटो रैंक की थ्योरी पहले अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या थ्योरी है। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ बिल गिवन बाय द ओटो रैंक? एनीवन? देखिए, बिल का मतलब क्या होता है? बिल तो हम सब जानते हैं। बिल का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर बिल होना चाहिए, जो इनर स्ट्रेंथ, जो पावर होती है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है व्यक्ति के अंदर, वो होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए, है ना, उसको बोलते हैं बिल, आसान भाषा में समझने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसमें चर्चा की इन्होंने बिल की, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, जो इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर इनबॉर्न होता है। व्यक्ति के अंदर जो इनबॉर्न बिल है, हर एक व्यक्ति के अंदर, ये बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक इनबॉर्न बिल होती है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करती है या कुछ कराने के लिए एक एज ए ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। ओके, तो ये बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक इनहेरेंट ड्राइव होती है, ठीक है, कि कुछ वो अचीव करेगा या उसको ऑटोनॉमी चाहिए या कुछ किसी भी काम में मास्टरी चाहिए, उसके लिए उसके अंदर जो बिल होती है, जो पावर होती है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करती है या उसको काइंड बोल सकते हैं कि कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है, बजाय कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसका जो पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के माध्यम से। लेकिन ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। ये बताते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर ड्राइविंग फोर्स है, जो एनर्जी है, जिसको डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है सेल्फ मास्टरी के लिए या किसी प्रकार का काम करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, नेट एस्पिरेंट है, ठीक है, अगर इन केस उसका लास्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, मतलब लास्ट ईयर उसने एग्ज़ाम दिया था, नहीं जेआरएफ हुआ, नेट जेआरएफ हुआ, तो उसके अंदर का जो इनर स्ट्रेंथ है ना, इसको हम इनर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, इनबॉर्न पावर बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं या ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं, वो उसको प्रोत्साहित करेगी कि कैसे उसको अब इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से मेंटरशिप चाहिए, किस टीचर से पढ़ना है, कितने उसके मार्क्स कम रह गए, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सभी की सभी चीज़ें वो कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इनबॉर्न बिल है, वो उसको ये काम करने के लिए प्रेरित कर रही है या उसको मोटिवेट कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्ति के अंदर वो बिल, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के लिए। समझ में आ रहा है? जो सेल्फ मोटिवेशन जो मिल रहा है उसको, या जो गाइडेंस मिल रहा है व्यक्ति के अंदर, चीज़ों को मैनेज करने की स्किल डेवलप हो रही है, बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इंटरनल विल है, वो उसको प्रेरित कर रही है, उसको मोटिवेट कर रही है। तो इसमें ये जो अप्रोच है, इसमें ज़्यादा फोकस होता है उस व्यक्ति की, उसकी स्ट्रेंथ का, उसका बिल का। जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि जो बचपन का अनुभव है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, लेकिन ये बताते हैं ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर बिल है वो कम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल पर्सनालिटी को अफेक्ट करने में, इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये ऑटो रैंक की थ्योरी थी। अब इसी थ्योरी को इन्होंने बेस बनाते हुए इस फंक्शनल अप्रोच को डेवलप किया, इस स्कूल ऑफ थॉट को डेवलप किया। तो इनकी जो अप्रोच है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस ऑटो रैंक, और इसको इन्होंने बोला दैट इज़ दी, वन सेकेंड, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। इसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे या कुल मिला के जो ऑटो रैंक बोल रहे हैं बिल, वो एक ही बात है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो बिल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के लिए, तो ये बताते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ना, जो फंक्शनल मॉडल है, ये इनकरेज करता है व्यक्ति को, क्लाइंट को, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करे। उसके अंदर जो बिल पावर है, जो फोर्स है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करेगा टू एड्रेस हिज हर प्रॉब्लम। व्यक्ति की कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंजेस है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फोकस होगा इस थ्रू दिस फंक्शनल अप्रोच, कि हम उसकी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करें। सोशल वर्कर का काम होता है कि व्यक्ति के अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको जगाना, उसको एम्पावर करना, उसको हेल्प करना, मदद करना, सो दैट कि अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो स्किल्स है, उसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर इस अप्रोच के अंदर जो व्यक्ति होगा, जो क्लाइंट होगा, ओके, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा उस प्रोसेस के अंदर। ओवरऑल काउंसलिंग या ओवरऑल इंस्ट्रक्शन के अंदर वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के काम करेगा। जबकि जो डायग्नोस्टिक अप्रोच थी, वहाँ पर वो क्लाइंट जो था वो काइंड ऑफ एक पैसिव पार्टिसिपेंट था प्रोसेस के अंदर। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई महिला है, ठीक है, एंड उसके पास जॉब नहीं है प्रेजेंट टाइम में फॉर एग्जांपल, और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी की स्टेट में है, इस अवस्था में है, पैसे नहीं है। सो या तो वो अपने आप को एज ए विक्टिम्स कंसिडर कर सकती है कई प्रकार से, बट कोई भी महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर सोशल वर्कर अगर इस फंक्शनल अप्रोच को यूज़ करेगा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो फोकस करेगा इस महिला के अंदर कोई अगर स्ट्रेंथ है, उसकी कोई स्किल उसके पास हो सकती है, जैसे कुकिंग है या ट्रेनिंग का काम है, या कोई बाकी जैसे टीचिंग करना, पढ़ाना स्टूडेंट को, इस प्रकार के कई प्रकार के टैलेंट या स्किल्स हो सकते हैं। तो सोशल वर्कर का फोकस होगा कि उस महिला या पुरुष के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको उजागर करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इनकरेज करना, और उसके लिए वो हेल्प कर सकता है, कई प्रकार से मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल अप्रोच है वो फोकस करता है व्यक्ति के उसकी स्ट्रेंथ पर, उसकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो कुछ भी हो सकती है, सो दैट कि सोशल वर्कर उसको फैसिलिटेट करेगा उस सर्विस को, एंड देन जो डिसीजन लिया जाएगा उस पुरुष के द्वारा, उस महिला के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, सो दैट कि जो उसकी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी थी वो ठीक हो जाएगी, उसको एड्रेस कर सकती है वो महिला। ठीक है, तो ये अप्रोच इस तरीके से काम करती है। इज इट क्लियर? बोले, क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अभी इसका जो देखिए, इसमें जो डायग्नोसिस अप्रोच है या जो प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर हमारा फोकस होता है सर्विस देने पर, ठीक है, ना कि उसकी समस्या को डायग्नोसिस करना, उसको ठीक करना। एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशल केस वर्कर, आप जब मेथड यूज़ करेंगे फंक्शनल स्कूल को, इस अप्रोच को यूज़ करेंगे, तो आपका फोकस होगा कि कैसे हम बेहतर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, कैसे उसको हम, उसकी जो प्रेजेंट अवस्था है, उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है व्यक्ति की, उसको हम कैसे ठीक, उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बेहतर डिसीजन ले करके हम उसको हेल्प करेंगे। बेसिकली यहाँ जो काम होता है ट्रीटमेंट का, 1 सेकेंड, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है वहाँ पर हमारा फोकस होता है कि उसकी इंटायर लाइफ को समझना, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन को, उसके पास्ट को अंडरस्टैंड करना। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल अप्रोच है वहाँ पर हमारा फोकस होता है करंट पर, उसकी जो करंट अवस्था है, करंट स्थिति है, उसको जानना, समझना और उसके बेसिस पे हेल्प करना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें, या जो ट्रीटमेंट का तरीका है, वो हमारा होता है हेल्पिंग पर, हेल्पिंग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो क्लाइंट है, व्यक्ति है, वो एक पैसिव रेसिपिएंट नहीं है सर्विस का, वो एक एक्टिव रेसिपिएंट है। एक्टिव रेसिपिएंट का मतलब होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उस प्रोसेस के अंदर, कि कैसे वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। सोशल वर्कर का काम होता है उसको गाइड करना, मेंटोर करना, है ना, उसको हेल्प करना, बजाय कि उसको ट्रीटमेंट देना। ट्रीटमेंट को खुद करेगा, क्योंकि हमारा काम यहाँ है कि उसके अंदर की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना, स्किल को बिल्डअप करना, या उसको इनकरेज करना। ठीक है, तो ये होता है इसमें। क्लियर? दोबारा समझा दें? ठीक है, अब इसका डिफरेंस को समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे दोनों को साथ में। यहाँ दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने दोनों ही लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक और फंक्शनल अप्रोच स्कूल का डिफरेंसेस क्या क्या है। जैसे पहला इसमें मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जो थ्योरेटिकल बेसिस है, इसमें सिगमंड फ्रायड की थ्योरी हम यूज़ करते हैं, साइकोएनालिसिस थ्योरी, मतलब बेस ये है इस स्कूल ऑफ थॉट का। इसका जो बेस है वो है ओटो रंग की थ्योरी, थ्योरी ऑफ बिल। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें
तो ये जो है जैसे मैंने बताया था कि जो पास्ट रिलेशन है या जो फैमिली रिलेशन है या बाकी के जो कलीग्स हैं, आसपास का एनवायरनमेंट है, व्यक्ति का जो अनुभव है, वो कहीं न कहीं पर्सनालिटी को बोल सकते हैं कि शेप करता है या बदलता है, चेंज करता है इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, प्रभावित करता है। और इसके अंदर जो मैंने बताया कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो इनर विल होती है, ठीक है, उसके माध्यम से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तीसरा है रोल ऑफ ईगो। ईगो का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ईगो मतलब होता है कि व्यक्ति का जो खुद का जो सेल्फ है ना, जिसको फर्दर आप यूनिट 2 में पढ़ा होगा आपने। ईगो मतलब होता है व्यक्ति का जो सेल्फ है। तो सेल्फ जो है इसके अंदर सेंटर में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहरी इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, बाहरी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, जैसे पेरेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड, कलीग्स एंड वो सब, उसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन जो फंक्शनल अप्रोच है हमारी, उसमें हमारा बाहर का जो आउटर एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ इनर एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, मतलब उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, बजाय कि केवल बाहरी इंटरेक्शन का। तो जो ईगो की अवस्था होगी या जो उसका सेल्फ होगा, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगा इंटरनल विल पर, इंटरनल फोर्स पर, रादर देन दी बाहरी इन्वायरमेंट। ओके। इसी प्रकार के बाकी भी यहाँ पर यूज ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी क्लाइंट की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी हेल्प करने के लिए। और जो हमारा फंक्शनल अप्रोच है उस पर फोकस होता है कि जो करंट अवस्था क्या है, उसकी करंट स्टेट क्या है, इमोशनल और एक्सपीरियंस स्टेट क्या है, उसको जानना, उसके बेसिस पे उसकी हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। ये गोल ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि ये जो है क्लाइंट लीड होती है। मतलब यहाँ जो क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सोशल वर्क को केवल उसको हेल्प कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। ओके। सो द रोल ऑफ सोशल वर्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है सोशल वर्क की? ऑर्गेनाइज, गाइड करना क्लाइंट को, बदलाव के लिए चेंज करना, और यहाँ पर डिसाइड गोल, वर्कर फैसिलिटेट चेंज, यहाँ पर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो मैंने बताया, सिंपल। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे और क्लियर होगा। और अभी जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े लेंथी आ रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, पढ़िए। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 के बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शंस है। पढ़िए। अमित कुमार ए और एनीवन सी, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोनों ही अप्रोच की, आई थिंक सभी को क्लियर होगी। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर दे पाएंगे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और बस आपको पढ़ना है। थर्ड क्या ऑप्शन दिया है? ए बी सी, तीनों करेक्ट है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डायग्नोस्टिक एंड फंक्शनल स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क। ये दोनों के दोनों जो अप्रोच हैं इसमें बोल रहे हैं कि जो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं। पहला क्या लिखा है कि डायग्नोस्टिक स्कूल इज़ बेस्ड ऑन द सेकंड फ्राइड साइकोएनालिसिस थ्योरी, जबकि जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑटो रैंक। तो ये तो करेक्ट है, हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा लिख रहा है कि डायग्नोस्टिक स्कूल इम्पेजेस स्ट्रक्चर्ड ऑल गोल ओरिएंटेड थेरेपी, जबकि जो फंक्शनल स्कूल है वो प्रमोट करता है क्लाइंट ऑटोनॉमी को एंड क्लाइंट चेंज प्रोसेस को। ये भी सही लिखा है, क्योंकि जो फंक्शनल अप्रोच है जहाँ पर सोशल वर्कर क्लाइंट जो होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, तो क्लाइंट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है कि क्लाइंट खुद डिसीजन लेगा, उसकी जो अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको इनकरेज किया जाता है, उसकी स्किल्स को इनकरेज किया जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है, ओके, चेंज प्रोसेस के अंदर। तो ये पहला वाला करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया। तीसरा लिख रहे हैं कि द फंक्शनल स्कूल फोकस प्राइमरली ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप वाइल द डायग्नोस्टिक स्कूल इम्पेजेस प्रेजेंट इमोशंस। देखिए ये जस्ट अपोजिट लिखा है, अगर आप इसको देखोगे तो जो फंक्शनल अप्रोच होती है वो फोकस करती है हमारा प्रेजेंट अवस्था पर। हम बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति के प्रेजेंट टाइम की जो इमोशनल स्टेट है, मानसिक अवस्था है, उसको हम जान पाएंगे, उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम देख पाएंगे, उसको कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं सो दैट की प्रॉब्लम व्यक्ति अपनी समस्याओं को एड्रेस कर सकता है। दैट मीन्स हमारा फोकस किस पे है? प्रेजेंट इमोशंस पर, ना कि उसके जो पास्ट अनुभव है या रिलेशन है उस पर। तो जो फंक्शनल अप्रोच होती है और जो आपका डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है वो फोकस करती है रिलेशन प्रेजेंट और जो पास्ट एक्सपीरियंस उस पर। तो ये जस्ट अपोजिट लिखा है तो गलत हो जाएगा। क्लियर अलीसा? तो ये सी वाला गलत है। फोर्थ लिखा है कि इन दी फंक्शनल स्कूल द केस वर्कर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर एनालाइजिंग द क्लाइंट कैपेसिटी एंड वीकनेस। तो ये जनरली हमारा होता है डायग्नोस्टिक स्कूल में, ना कि फंक्शनल अप्रोच में। फंक्शनल अप्रोच में तो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लाइंट खुद ही लेता है। सोशल वर्कर उसको केवल हेल्प कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला वाला करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समटाइम्स यू गाइज कैन आल्सो यूज़ द एलिमिनेशन मेथड, कि अगर आपको लग रहा है कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसके बेसिस पे कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, है ना। स्टेटमेंट पढ़ने से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे हैं कि डायग्नोस्टिक स्कूल की बात कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक स्कूल, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक घटक हैं सोशल केसवर्क इंटरवेंशन में इन दिस स्कूल। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डायग्नोस्टिक स्कूल के अंदर क्या क्या होता है। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि डिटेल एनालिसिस ऑफ क्लाइंट पास्ट एक्सपीरियंस एंड द रिलेशनशिप विल बी एनालाइज। बिल्कुल सही लिखा है कि जिसमें हम क्लाइंट के जो पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि चूँकि ये सेकंड फ्राइड की थ्योरी पर आधारित है, तो बताते हैं कि जो बचपन का अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की पर्सनालिटी या उसके बिहेवियर पर, ओवरऑल कंडक्ट पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। तो हम उसमें पास्ट एक्सपीरियंस को भी देख रहे होते हैं, या उसके आसपास के इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं, फैमिली रिलेशन को देख रहे होते हैं। वो हमारा डायग्नोस्टिक स्कूल होता है। तो पहला वाला सही लिखा है। दूसरा लिखा है कि फोकस ऑन द क्लाइंट प्रेजेंट इमोशन। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लीजिए कि ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं जहाँ पर ए नहीं है। ये वाला ऑप्शन में ए नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फोकस ऑन द क्लाइंट प्रेजेंट इमोशंस एंड इमीडिएट एक्सपीरियंस। तो ये जो है ये तो हमारा फंक्शनल अप्रोच के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो बी वाला जो जहाँ जहाँ ऑप्शन है उसको हटा दीजिए। ये वाला ऑप्शन है बी, बी यहाँ है और बी यहाँ है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके 2 ऑप्शन पढ़ने के बाद भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ करना है। अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, स्ट्रेंथनिंग द क्लाइंट ईगो कैपेसिटी फॉर द बेटर फंक्शनिंग। तो ये करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4th लिखा है कि गिविंग द क्लाइंट फुल फ्रीडम टू डिटरमाइन। देखिए फुल फ्रीडम मिलता है फंक्शनल अप्रोच के अंदर। फंक्शनल अप्रोच के अंदर जो क्लाइंट है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। वो खुद समस्याओं का निदान खुद कर रहा होता है। सोशल वर्कर उसको केवल गाइड करता है, हेल्प करता है। तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है, तो पहला वाला आप आंसर लगा सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। फट से चारों स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट करिए और आंसर दीजिए। एंड ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर स्टेटमेंट और दिए रहते हैं तो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट एनी ऑप्शन इफ़ पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल होगा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे पहला ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट में कि इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइंट बिल एंड ऑटोनमी इन अ चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस में जो है जो कि आधारित होता है कि जो क्लाइंट है, जो बेनिफिशियरी है, उसकी बिल पर, उसकी ऑटोनमी पर। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट की। तो ये बात सही है कि जहाँ पर हमारा फोकस होता है कि जो क्लाइंट है, जो बेनिफिशियरी है, उसको ऑटोनॉमी दी जाती है, उसकी जो बिल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो ये करेक्ट है। तो जहाँ जहाँ ए नहीं उसको हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन में ए नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की। द केस वर्कर प्ले एन अथॉरिटेटिव रोल इन असेसिंग एंड गाइडिंग द क्लाइंट। क्लाइंट को असेस करना, उसको गाइड करने के लिए सोशल वर्कर एक बहुत ही अथॉरिटेटिव रोल प्ले करता है। ये गलत है ना। ये तो किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। अथॉरिटेटिव रोल तो प्ले किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा 100%। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बी है उसको हटा दीजिए। ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला भी ऑप्शन गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ए और सी और डी। सो आप 1-2 ऑप्शन पढ़कर भी आंसर लगा सकते हैं। फर्दर हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट। तीसरा लिख रहे हैं कि इट्स प्रायोरिटाइज द क्लाइंट प्रेजेंट इमोशंस। हाँ बिल्कुल, फंक्शनल अप्रोच के अंदर हम प्रेजेंट इमोशंस फोकस करते हैं। क्लाइंट प्रेजेंट इमोशन एक्सपीरियंस ओवर द, क्या लिखा है इसमें,
हाँ, ओवर द पास्ट हिस्ट्री, बजाय कि हम पास्ट हिस्ट्री फोकस करें, हमारा प्राथमिकता जो होती है वो होती है प्रेजेंट अवस्था पर। ये करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है कि एजेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बट द क्लाइंट डिटरमाइन देयर वन गोल एंड प्रोसेस ऑफ चेंज, जो कि पहला स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, जो क्लाइंट है वो डिटरमाइन करता है, जो क्लाइंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है इस अप्रोच के अंदर। ओके, तो ये करेक्ट है। ए सी डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है, तो उसके बेसिस पे हम लोग वैसे भी एलिमिनेशन मेथड लगा करके भी हटा सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली पढ़ कर भी। तो आपको फोकस करना है कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करो, सो दैट वी कैन सेव द टाइम, एंड वो टाइम बचा करके हम बाकी क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, कोई एक आंसर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ा है, तो आप जो जल्दी क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर दीजिए। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि एक्ट एज ए एक्सपर्ट, आप जो की बात कर रहे हैं फंक्शनल अप्रोच के अंदर, तो एक्सपर्ट की तरह काम नहीं करता है ना। हु डायग्नोसिस द क्लाइंट प्रॉब्लम्स एंड प्रिस्क्राइब सिचुएशन, तो आपका डायग्नोस्टिक अप्रोच का मतलब हो जाएगा। तो ये तो गलत है, तो जहाँ जहाँ ए है उसको हटा दीजिए, आंसर ही आ गया आपका। तो ऐसे भी आंसर आप लगा सकते हैं। क्या लिखा है, योग्यता फोर्थ का फोर नहीं होगा ना, क्योंकि पहला वाला ही गलत हो गया हमारा। जब पहला स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन आप एडमिट कर सकते हैं, तीनों में ए दिया है तो तीनों आंसर गए, एक ही ऑप्शन बचा बी। बी में लिखा है कि फैसिलिटेट द क्लाइंट सेल्फ डिटरमाइन ग्रोथ प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग एजेंसी सपोर्ट। एजेंसी सपोर्ट दिया जाता है ताकि व्यक्ति के अंदर जो ग्रोथ है या जो सेल्फ डिटरमाइनिंग ग्रोथ है उसको हम फाइंड आउट कर पाएँ, उसको फैसिलिटेट कर पाएँ या उसकी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। इसलिए ये रोल होता है सोशल वर्कर का, सोशल केस वर्कर का इन दी फंक्शनल अप्रोच। तो ये करेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तीसरा लिखा है कि एसेस पास्ट इमोशनल कन्फ्लिक्ट टू क्रिएट द स्ट्रक्चर इंटरवेंशन प्लान। तो पास्ट इमोशनल कन्फ्लिक्ट हम डायग्नोस्टिक अप्रोच में यूज़ करते हैं। फोर्थ लिखा है कि मेंटेन अ डॉक्यूमेंट रोल इन गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द क्लाइंट डिसीजन। तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप एक ही ऑप्शन लगा सकते हैं। डोमिनेंट रोल तो वैसे भी नहीं होता है, रोल होता है एक गाइडिंग रोल होता है, सिंपल। ओके, तो डी आपका गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है योग्यता? जल्दी से आंसर दीजिए। वैसे भी इतना जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखी हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3-4 क्वेश्चन में, तो आई थिंक इसको पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। विद इन दी 20-30 सेकेंड यू कैन रिस्पॉन्ड। जैसे कि आप देखेंगे ऑप्शन में ए आपका सेकंड के साथ या फर्स्ट के साथ पेयर है, ठीक है। तो ऑफकोर्स दो ही ऑप्शन है, एक में कोई पेयर होगा, देख लीजिए कौन पेयर हो रहा है। फोकस इन द पास्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव डिस्कस दिस काइंड ऑफ दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायग्नोस्टिक अप्रोच। ओके, तो ये सेकंड के साथ पेयर होगा, तो ये वाला ऑप्शन गया। अब देख लीजिए बी किसके साथ पेयर होगा, emphasizes present emotions and self determination, that is the characteristics of the functional approach, so B will pair with the first। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, ठीक है। C will pair with the strengthen the ego by structured intervention and the facilitated client autonomy, जो functional approach में होगा, तो D will pair with the first। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, क्लियर सभी को? ओके, तो एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट से, जो कि सोशल केस वर्क मेथड में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे इस दोनों के दोनों स्कूल के, वो डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है दोनों में, थ्योरी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडे सेशन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर अनदर टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। बाकी तो पूरा का पूरा थ्योरी मैंने डिस्कस किया ही है वीडियो में, वीडियो लेक्चर्स में सभी में। सो आप उसको देखते रहिए, जो पूरा टाइमलाइन बना हुआ है उसको फॉलो करिए।
अदर देन दिस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं या एमसीक्यू वो हम इस क्लासेस में लगातार डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको डाउट रहता है कोई भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, थ्योरी में, किसी भी यूनिट के अंदर, वो आप लगातार ग्रुप में पोस्ट करिए, तो उसको भी हम क्लास के बाद उसको भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। ओके, तो ये अप्रोच हमारा रहेगा अभी। क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे आप लोगों को। क्लास यही रहे, टाइमिंग यही रहेगी 9 PM या समटाइम्स 8:30, दैट आई विल शेयर इन ग्रुप। ओके, 8 PM नहीं हो सकता है, किसी स्टूडेंट ने बोला था 8 बजे। 8 बजे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं डिपार्टमेंट से 7:30-8 बजे तक आ पाता हूँ, उसके बाद ही सेशन ले सकते हैं। तो 8:30 और दैट कैन बी 9 PM, ये ठीक टाइम है क्योंकि सभी फ्री हो जाते हैं इस टाइम तक, राइट? Okay, so thank you so much for joining today's session. Good night to all. गुड नाइट सर। Good night. थैंक यू सर। Good night everyone.